हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ने से ये क्लैरिटी आएगा कि सर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अकाउंटिंग करता होगा। कल को मान लो आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं तो आपको पता भी तो हो कि उनका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा। चलिए, हम लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम ही सजेस्ट करता है कि सर वैसी संस्थाएं, वैसा ऑर्गेनाइजेशन या वैसा इंस्टीट्यूशन जो काम तो करता है लेकिन काम करने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर हम लोग कोई काम तभी करते हैं जब हम लोग को उसमें फायदा दिखे, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। हम लोग किसी काम को कब करते हैं कि सर हमको उसका फायदा दिखे तब। लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसे कई सारे संस्था भी हैं जो काम करते हैं लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव कहीं से भी प्रॉफिट कमाने का नहीं है। वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे काम कर देते हैं या तो फ्री में ही काम कर देते हैं। ऐसे संस्थानों को बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोगों को यही सीखना है कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे किया जाए। सर प्रॉफिट वाला कैसे करते थे? हम बोले प्रॉफिट वाला तो सीख के आए हैं आप क्लास 11th में। याद कीजिए, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जो आप पढ़ के आए हैं, वो जो एक ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट आप बनाते थे वो किसके लिए बनाते थे? प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि सर जिनका ऑब्जेक्टिव ही फायदा कमाना है, वो बिजनेस करते ही इसीलिए है कि हमको फायदा कमाना है। उसके लिए तो अकाउंटिंग 11th में पढ़ा ही चुका है आपको सीबीएसई, जिसका नाम था फाइनल अकाउंट, कि हां सर उनका फायदा ऐसे निकाला जाएगा। अब क्लास 12th में हम लोग के पास एक नया चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसी संस्थाएं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है, वो मेनली पब्लिक सर्विसेज के लिए, जो लोग होते हैं सोसाइटी में उनको सर्विस देने के लिए, या फिर उनके जो मेंबर्स होते हैं। कई बार आप देखोगे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होती है जहां पे बहुत सारे उसमें मेंबर्स होते हैं लोग, तो अपने मेंबर्स को सुविधा देने के लिए वैसे संस्थानों को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको जनरल में दिखेगा स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, ये सब आपको दिखेंगे कि हां सर आपकी लोकेलिटीज में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जहां पे आप जाके अपना इलाज कराते हैं। या तो वो आपसे पैसा लेते ही नहीं है, या फिर वो आपसे इतना नॉमिनल पैसा लेते हैं जो आपको लगता है कि हां सर एज गुड एज ये फ्री है। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में मिल जाएंगे जहां पे आप या तो अपने बच्चे को फ्री में पढ़वा सकते हैं या फिर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे पढ़वा सकते हैं, कि आपको लगेगा कि हां सर बहुत ही कम पैसा लेता है, ये एज गुड एज फ्री है। तो हम बोल रहे सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फायदा कमाने से ज्यादा उनको लगता है कि समाज का सेवा करना, लोगों का हेल्प करना, उसमें उनको ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन कि सर हम बहुत पैसा कमा लें। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास में ऐसे लोग मिलेंगे। तो जब ऐसे लोग काम करते हैं तो सवाल उठता है कि सर इनके पास पैसा कहां से आएगा? किसी भी काम को करने के लिए पैसा लगता है। जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो अगर हम कोरोना के कारण मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया, हम नहीं पढ़ा पाए 2 साल से, तो इंस्टीट्यूट बंद है। तो जब हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो क्या ये फ्री में पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जिस जगह में पढ़ाते हैं, जिस स्टूडियो को हम लिए हुए हैं, हमको उसका रेंट तो भरना पड़ता है। उसके अलावा सर बिजली का बिल आता होगा हमको हर मंथ, हमको वो भी भरना पड़ता होगा। इसके अलावा मार्कर का पैसा लगता होगा हमको, उसका ही पैसा भरना पड़ता होगा। तो सवाल उठता है कि सर फ्री में पढ़ाइएगा तो आपको पैसा कहां से आएगा इन सब चीजों को मेंटेन करने का? हम बोले सही सवाल है।
सभी को यही जानना है कि कोई मुफ्त में काम क्यों कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इस मुफ्त में करने के लिए पैसा कहां से आता है इसके पास। तो एक तो मन में थॉट जाता है कि सर हो सकता है वो आदमी पहले से बहुत अमीर हो, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो अपना पैसा निकाल निकाल के लगाता है। हम बोले हाँ ये भी हो सकता है कि अगर मान लो हम यूट्यूब पे पढ़ाते तो एक थॉट तो आपके मन में ये हो सकता है कि सर जब आप ऑफलाइन क्लास लेते होंगे तो आप अमीर इंसान होंगे, आपके पास तो पैसा होगा, अब आपका ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है किसी भी कोरोना के कारण, तो आप अपना पैसा लगाते होंगे। हम बोले हाँ ये एक हो सकता है। सेकेंड चीज और भी हो सकता है। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि सर आपको लोगों से हेल्प मिलता भी है। बहुत सारे लोग जो खुद इस काम को नहीं कर सकते हैं समय ना होने के कारण या किसी भी दूसरे कारण से, या उस शहर में वो रहते ही नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो कई बार आप भी देखे होंगे कि जब कोरोना का टाइम आया था तो आप भी देख रहे थे कि सर प्रधानमंत्री मोदी के जो कोविड रिलीफ फंड निकाला गया था उसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिनका जितना हैसियत था उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा आने का, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो सेवा करेंगे, फ्री में बोल के कैसे सेवा कीजिएगा किसी का। अगर हमको काम करना है तो पैसा चाहिए। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम, उसके पास पैसा कहां से आता है, मेनली दो होते हैं। एक डोनेशन, लोग उनको डोनेशन देते हैं। जैसे कोविड में हम लोग बहुत सारे लोगों को डोनेट कर रहे थे। कई बार हो सकता है आपके भी दिल में होता हो कि हम करें, लेकिन आप सोचते हैं कि भाई हम अकेला आदमी कैसे करेंगे इतना सारा काम। तो आप क्या करते हैं, किसी संस्था से जुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो वो आपको अपना मेंबर बना लेता है, बदले में आप उनको हर महीना कुछ पैसा भेजते रहते हैं कि हां मेरे साइड से ये डोनेशन है, हर महीना हम 500 रुपए डोनेट करना चाहते हैं। एक होता है कि सर हम किसी का मेंबर उम्बर नहीं बनेंगे, बस हम एक बार पैसा दे देना चाहते हैं, जनरल डोनेशन कर देना चाहते हैं। हम बोले ठीक, तो आप वैसे भी डोनेशन कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी में कोई मेंबर थोड़ी बन गए हम लोग बस डोनेशन दे दिए कि चलो हम चाहते हैं कि राष्ट्र में जो ये विपदा आई है इसका अच्छा से लोगों को ख्याल रखा जाए, तो हम लोग पैसा दिए। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम जो मेन होता है वो क्या होता है, डोनेशन। डोनेशन उसको बोलते हैं जिसमें हम किसी के अंदर मेंबर नहीं बने, बस ऐसे ही पैसा दे दिए, बात खत्म, एक बार दे देंगे, दो बार दे देंगे, मतलब हम उसमें रेगुलर पैसा देने वाला हिसाब नहीं रखेंगे। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। जो लोग मेंबर बन जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि भाई हम इसमें जुड़ना चाहते हैं और हम लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, तो वो मेंबर बन जाते हैं और वो अपने साइड से क्या करते हैं, हर मंथ कुछ पैसा देते हैं। जो लोग मेंबर बनते हैं उनको कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं कि भाई ये मेरा मेंबर है, ये हमको हर महीना पैसा देगा, 500, 1000, 2000, तो इसके लिए कोई सुविधा भी होगा। जैसे कभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया तो जो मेंबर्स होंगे उनको फ्री एंट्री देंगे, बाकी लोगों से हम पैसा लेंगे उस प्रोग्राम के लिए। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो डोनेशन आप समझ गए कि सर जो लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं उनको वो है डोनेशन। और अगर आप किसी के अंदर मेंबर बन जाते हैं और लगातार हर महीना पैसा देते हैं या एनुअल पैसा देते हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन। ये मेन दो सोर्स है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कमाने का, इनकम, कि सर यही इनकम होता है, यही सोर्स है उनके पास, इसी से वो अपना एनजीओ चलाते हैं कि सर उनका नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो चलता है। आई होप आप समझ गए हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और दूसरा उसके पास पैसा आता कहां से है चलाने के लिए। ठीक है बात। अब बात करते हैं कि सर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो हम बोले अगर आपको क्लास 11th याद हो और ना भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, हमको बस नाम याद दिलाना है। क्लास 11th में एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट। वहां पे जो आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते थे वो बनाते थे वैसी संस्था के लिए, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से काम करता है। उसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बनता है, लेकिन वो ट्रेडिंग पीएल के नाम से नहीं पहचाना जाता है। उनका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट।
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट डिक्टो उसी नेचर का है जिस नेचर का ट्रेडिंग एंड पीएल है। ट्रेडिंग एंड पीएल के अंदर हम लोग प्रॉफिट निकालते थे या लॉस निकालते थे। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डिक्टो वैसे ही बनाएंगे कि सर डेबिट साइड में खर्चा रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा। हम बोले देसी भाषा में बोले तो इंडिकेट वो प्रॉफिट ही करता है या लॉस करता है, लेकिन क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो हम लोग जो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकलता है उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते। अगर मान लो मेरा इनकम अधिक है, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमको डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और भी कई तरह के इनकम होते हैं, हम कोई प्रोग्राम कराते हैं, कोई टूर्नामेंट कराते हैं, हमको पैसा मिलता है उस चीज से। तो हम बोले सर इनकम का पैसा हुआ है मान लो 1 लाख रुपया और खर्चा हुआ है सिर्फ 90,000 रुपया, तो जाहिर सा बात है 10,000 रुपए का इनकम एक्स्ट्रा हुआ है हमको, हम सारा पैसा खर्चा नहीं किए। तो सवाल उठता है सर ये जो एक्सेस इनकम बच गया आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आपके पास तो 10,000 बच जाएगा, ये क्या है। हम बोले इसको बोलते हैं सरप्लस। देसी भाषा में प्रॉफिट ही है भाई, है तो ये प्रॉफिट ही। इनकम अधिक हो, एक्सपेंस कम हो तो ऑफकोर्स हमको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सर इसको तो आप प्रॉफिट बोल ही नहीं सकते, इसलिए उसका नाम बदल के क्या रख दिए हम, सरप्लस। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या बोलिएगा कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस आया है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि सर इनकम खर्चा से ज्यादा है। उसी तरह खर्चा अधिक हो जाए और इनकम कम हो तो लॉस, देसी भाषा में लॉस। लेकिन एनपीओ चैप्टर में इस लॉस को लॉस थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेफिसिट, कि सर आपको डेफिसिट हो गया, मतलब आपका खर्चा अधिक हो गया है और इनकम कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। समझ में आता है मेरा बात। तो हम आपको मेनली क्या समझाएं कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि डिक्टो वैसे ही बनता है जैसे ट्रेडिंग पीएल बनता है। बोले हाँ, उसी नेचर का, उसी थॉट से बनता है कि सर जैसे वहां पे डेबिट साइड में आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करते थे, डिक्टो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर हम क्या सिखाएं कि सर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का नाम क्या रखेंगे, सरप्लस, और अगर लॉस हुआ तो लॉस का नाम क्या होगा, डेफिसिट। यहां तक का बात समझ में आता है मेरा। चलिए, ये हम लोग का डिस्कशन हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके पास पैसा कहां से आता है और मेनली किस चीज का अकाउंटिंग करना होता है, उसके लिए क्या बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाते हैं और उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सर बैलेंस शीट है, उसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स। अगर कोई मान लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास कुछ ना कुछ लाइबिलिटी, कुछ ना कुछ एसेट्स होगा, तो हम लोग को दिखाना पड़ता है कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट तो हम लोग जानते हैं। आज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उस तरह नहीं पढ़ाएंगे कि बुक में ऐसे सीरियल नंबर 1 है फिर 2 है, इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे। मेरा अपना एक तरीका होगा पढ़ाने का, जो हो सकता है आपको थोड़ा स्लो लगे, हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लग जाए। लेकिन हां, अगर आप मेरे साथ क्लास नंबर 1 से लेकर के इस चैप्टर के खत्म होने तक साथ में चलिएगा तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर ये चैप्टर अगर आपको कभी जिंदगी में हार्ड लगा होगा तो फिर वो आसान लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इस चैप्टर का सीक्वेंसिंग हम बनाते हैं और हम जिस तरह से पढ़ाते हैं वो ऑटोमेटिक जब ये चैप्टर खत्म होता है तो सब कुछ आपके दिमाग में बैठ चुका होता है और फिर आप कुछ भी बना लेंगे। तो हम लोग इस तरह से कर रहे होंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है, सर थ्योरी लिखवाइएगा, हम थ्योरी धीरे धीरे लिखवा देंगे, एक साथ लिखवाने से बोरिंग लगता है थ्योरी। फिर जो पहला टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है वो हम डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। कि किसी भी खर्चे का या किसी भी इनकम का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर आज का पहला टॉपिक है। आप मेरे साथ साथ समझिएगा बातों को, बहुत सिंपल है।
अगर हम आपको एक्सपेंस का समझा देंगे तो हम आपको ऑटोमेटिक इनकम भी समझा देंगे, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है। शुरू किया जाए बात। हम लोग का जो इनकम और एक्सपेंस are recorded on accrual basis। सर ये क्या है अक्रूवल बेसिस, हम लोग बताते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो इन जर्नल एक साल का होता है, कि सर हम लोग अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो एक साल का बनाते हैं। तो अक्रूवल का जो नियम है वो बोलता है कि जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस साल का बनाएंगे, इनकम और एक्सपेंस भी हम लोग उसी साल का लेंगे। ना बीते हुए साल का बात इस साल ले सकते हैं, ना आने वाले साल का बात इस साल ले सकते हैं। आपको सिर्फ इस साल का बात करना है। जैसे एग्जांपल, मेरे यहां कोई एक स्टाफ काम करता है और हम उसको 5,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी देते हैं। तो एक साल मेरे यहां अगर वो काम करे, मेरा स्टाफ मेरे यहां एक साल काम करता है, तो हम एक साल में उसको कितना सैलरी देंगे? हम बोले सर बड़ा सिंपल है, 5,000 इंटू 12 60,000। तो मेरा खर्चा है ये। तो हम बोले हाँ, आप सैलरी देंगे तो खर्चा ही है आपके लिए। तो हम बोले सर एक साल में खर्चा कितना है? 60,000 का। इर्रिस्पेक्टिव कि हम उसको 60,000 दिए हैं या नहीं दिए हैं, इससे मतलब नहीं है। खर्चा 60,000 है, चाहे हम उसको 65 दे दिए हो, चाहे हम उसको 45 दिए हो, चाहे हम उसको 1 लाख दिए हो, चाहे हम उसको 60 का 60 ही दिए हो। अगर कोई ये पूछे कि भाई इस साल का खर्चा बताओ, सैलरी में कितना किए हो, तो हम बोलेंगे इस साल का खर्चा सैलरी के लिए है 60,000। हो सकता है कि हम उसको 55,000 दिए हो, 5,000 कम दिए। क्यों कम दिए? हम उसको बोले भाई बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ, कुछ समय दो हमको, हम तुम्हारा बाकी सैलरी भी पे कर देंगे। तो हम उसको पेमेंट कितना किए? 55। लेकिन मेरा खर्चा 55 का नहीं है, इस साल का खर्चा इसी साल लिखा जाएगा। तो सर खर्चा कितना हुआ? हम बोले 60,000। कि सर 5,000 इंटू 12 60,000 रुपया का। जबकि पेमेंट कितना किए? हम बोले सर पेमेंट तो 55 किए, लेकिन पेमेंट जो करते हैं वो एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस तो वो है जो इस साल का हो चुका, जो इस साल के लिए रेलिवेंट है। तो सर आप पेमेंट करो मत करो, इस साल का खर्चा जो है वो इसी साल लिखा जाएगा। सर जो 5,000 है बाद में पेमेंट कर देंगे। एक और एग्जांपल लो, सैलरी कितना है सर? वही 5,000। तो हम एक साल में कितना सैलरी देंगे? हम बोले सर अगर पूरा एक साल आपके यहां नौकरी किया है तो 60,000 रुपया, लेकिन हम उसको पेमेंट किए हैं 70,000। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इस साल का खर्चा कितना, तो गलती से आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर पेमेंट 70 किए तो इस साल का खर्चा 70 नहीं, इस साल का खर्चा 60 है। जो हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं वो आने वाले समय का हो गया। अगले साल वो 2 महीना मेरे लिए फ्री में काम करेगा, क्योंकि उसका पेमेंट हम प्रीवियस ईयर में कर दिए होंगे। तो एक्सपेंस जब हम लोग जिस साल से रिलेशन रखता है उसी साल का रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सर अक्रूवल बेसिस फॉलो हो रहा है। सवाल उठता है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अक्रूवल पे क्यों बनाते हैं, पेमेंट पे क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इससे फिर झमेला शुरू हो जाएगा। कैसा झमेला हम बताते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट टैक्स किस पे लेती है? उस बिजनेस के प्रॉफिट पे। और अगर यह सिस्टम होता कि जितना पेमेंट करेंगे वो खर्चा है, तो फिर जब किसी कंपनी को प्रॉफिट अधिक होने लगता तो वो अपने स्टाफ को सैलरी अधिक आने वाले समय का पहले दे देता। सपोज कीजिए अगर हम आपका बात मान ले कि सर पेमेंट बेसिस पे दिखाना चाहिए, अगर हम 70 पेमेंट किए तो खर्चा 70, हम बोले चलिए आपका बात मान लेते हैं।
हमको इनकम हुआ, हम खर्चा घटा के देखे अकाउंटेंट और वो बोला सर आपको इस साल 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। और जैसे ही हमको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट बाहर खड़ी है, वो बोल रही है बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हम 10 लाख प्रॉफिट बता देंगे तो वो बोलेगी लाओ 20% का वो टैक्स भर दो, 20% 30% जो भी टैक्स है। हम क्या चाहेंगे, प्रॉफिट कम से कम हो। तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट को प्रॉफिट बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा बात। हम अपना स्टाफ का सैलरी, हम बोले अगला साल का सैलरी अभी दे दो, पूरा 1 साल का सैलरी एडवांस में दे दो। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो प्रॉफिट फिर घट जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि पेमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड करिए। क्या ऐसा करना गलत है? बिल्कुल, क्योंकि जब कोई खर्चा होता है तो उस खर्चे का बेनिफिट होता है आपको उस साल। अगर हम किसी स्टाफ को इस साल 60,000 रुपया दिए हैं तो वो एक पूरा साल काम किया है, आने वाले समय का पैसा अगर अभी दे दे तो वो काम थोड़ी किया है, वो तो आने वाले समय में काम करेगा। तो इसीलिए जब हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस का बात करते हैं तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस, कि सर अक्रूवल बेसिस को फॉलो करना चाहिए, चाहे इनकम का बात हो चाहे एक्सपेंस का बात हो। अक्रूवल का मतलब सर जिस समय का अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी समय का आपको इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ना बीते हुए समय का बात अभी रिकॉर्ड होगा, ना आने वाले समय का बात अभी रिकॉर्ड होगा। आपको मतलब किससे है, बस इस समय से, जिस समय का अकाउंटिंग किया जा रहा है। तो कई बार सवाल क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बताएगा कि हम इतना रुपया का सैलरी दिए या हमको इतना रुपया का सब्सक्रिप्शन मिला, सैलरी खर्चा सब्सक्रिप्शन, तो इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो बता रहा है वो पेमेंट और रिसिप्ट बता रहा है, जबकि हम बोल रहे हैं कि सर इनकम और एक्सपेंस पेमेंट और रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड ही नहीं होता है, वो रिकॉर्ड होता है अक्रूवल बेसिस पे। क्वेश्चन आपको बोलेगा हम सैलरी दिए 2 लाख, तो हम बोल रहे हैं सर 2 लाख का जो सैलरी दिया गया है हो सकता है कि वही एक्सपेंस हो, वही सैलरी का खर्चा भी हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है क्योंकि आप तो पेमेंट किए 2 लाख, उसके बाद वो बताएगा आपको कि पिछले साल का कितना पेमेंट कर दिए, आने वाले साल का कितना पेमेंट कर दिए। जो बीते हुए साल का हम पेमेंट किए हमरे सर इसको हटाइए, जो आने वाले समय का पेमेंट किए सर उसको भी हटाइए, और तब जाके कहां पहुंचिएगा कि सर इस साल का बात। तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, पेमेंट या रिसिप्ट। तो उस रिसिप्ट और पेमेंट से इनकम का रिसिप्ट या एक्सपेंस का पेमेंट ये दिया रहेगा, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको इस साल का इनकम या एक्सपेंस बताना होगा। दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा, कैलकुलेशन एक जैसा है, ट्रीटमेंट अलग है। कैलकुलेशन एक जैसा है, कैसे निकाला जाए इसी बात कर रहे हैं हम। तो सर कैलकुलेशन आप सिखाइएगा, फिर इस कैलकुलेशन का एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि ऐसा क्यों किया गया। कैलकुलेशन ऑफ कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस इसी तरह कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा है इसलिए हम एक तरह ही लिख देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइए। कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कोई भी इनकम, जैसे सब्सक्रिप्शन का इनकम, सबसे ज्यादा क्या होता है, चंदा मिलता है आपका मेंबर्स आपको देते हैं। तो हम बोले सर कैसे निकालेंगे, इनकम रिसीव्ड सबसे पहले लिखो, इनकम रिसीव्ड, इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। सर ये क्या होता हम समझाएंगे, आप पहले लिखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, ओपनिंग एडवांस इनकम, क्लोजिंग एडवांस इनकम। ऐसा करने से क्या निकल जाएगा,
ऐसा करने से निकल जाएगा इनकम फॉर द ईयर। दिस इज इनकम फॉर द ईयर कि सर ये है इस साल का इनकम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। बोले ठीक, समझना, ये है 1 अप्रैल 2021। बुक्स कब बंद होता है? 31 मार्च 2022। मेरे पास एक मेंबर है, सिर्फ एक मेंबर। हम उस मेंबर से हर महीना 1000 रुपया फीस चार्ज करते हैं मेरे क्लब में एडमिशन का, कि भाई हर महीना तुमको सब्सक्रिप्शन के नाम पे 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो कितना मेंबर है? एक मेंबर, सिर्फ एक से ही आप समझ जाइएगा। 1 मेंबर है। जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 1000 पर मंथ। तो सर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना होता है? 12 महीना। जब हम यहां पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ भाई सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना। हमको इस दिन क्या निकालना है? सब्सक्रिप्शन का इनकम, ये जानना है। फिर एक इंफॉर्मेशन और दिए। हम क्या इंफॉर्मेशन दिए? हम बोले कि सर इस पीरियड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 11,000। कितना रुपया का सब्सक्रिप्शन मिला है हमको? 11। तो रिसीव हुआ है 11। क्या जो रिसीव हुआ है वो इनकम है? हम बोले सर जो रिसीव होता है या जो पे करते हैं वो कभी इनकम और एक्सपेंस नहीं होता है। इनकम और एक्सपेंस जो उस पीरियड में होता है उसको लिखना होता है। बोले ठीक। एक आदमी मेरे यहां मेंबर है, उससे हम 1000 रुपए का एक्सपेक्टेशन रखे कि हर महीना को 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से वो मेरे यहां मेंबर बना है 31 मार्च तक। तो सर 12 महीना में अगर उससे 1000 करके मिलेगा तो एक्चुअल में इस साल में 12,000 इनकम होना चाहिए था आपको, लेकिन वो दिया कितना है? 11। क्या ऐसा आपके साथ होता है? हर किसी के साथ होता है। आप अपना स्कूल का टाइम याद कीजिए। कई बार महीना बीत चुका है, दूसरा महीना ही बीत जाता था और आप स्कूल का फीस नहीं पे कर पाते थे कोई भी कारण से। तो फिर आपको स्कूल में जो क्लास टीचर्स होते थे वो आपका नाम लेके बताते थे कि बाबू तुम्हारा फीस बाकी है, फी पेमेंट करो वरना एग्जाम देने नहीं देंगे। तो हम बोले सर मेंबर के साथ भी ऐसा हो सकता है, वो टाइम से पैसा दे रहा था, लास्ट का महीना का नहीं दे पाया। क्या इससे जो संस्था है वो क्या ये बोलेगी कि मेरा इस साल का इनकम 11 है? ना ना ना। अकाउंट्स बोलता है दोस्त इनकम कहां 11 है, तुमको कैश में रिसीव 11 हुआ है लेकिन इनकम तो 12 ही है। क्योंकि जो 1000 रुपया तुमको अभी नहीं मिला है, कुछ समय बीतने के बाद वो पैसा तो मिल ही जाएगा। जब वो पैसा तुमको पता है कि मिल ही जाना है, तो जब मिलेगा तब वो क्यों इनकम बनेगा? वो इनकम अभी का है, क्योंकि जो मेंबर है वो तो इसी साल उस अपने मेंबरशिप का फायदा उठाया है। क्योंकि आप स्कूल तो इसी साल गए हैं, इनकम अगले साल क्यों होगा? बात समझते हैं आप मेरा? तो सवाल उठता है सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? हम बोले प्रेजेंट तो हम करा ही देंगे, पहले आप दिमाग में इस लॉजिक को समझो। अब सवाल उठता है कि सर मिलना था ये था 12, क्योंकि इनकम तो 12 है, मिला है 11, तो 1000 रुपया कम मिला है, तो ये क्या है? हम बोल रहे आउटस्टैंडिंग। जो नहीं मिलता है उसी को तो बोलते हैं सर बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो हम इस बार बोल रहे हैं मेरा इनकम आउटस्टैंडिंग है। मिलना था 12, मिला है 11, तो मेरा इनकम क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो हम बोले सर इसका थोड़ा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम बोले सर यहां पे लिखवाए हैं वैसे ही लिखेंगे। हम बोले सर सब्सक्रिप्शन मिला, आप देखते चलिएगा क्या लिखेंगे। हम बोलेंगे भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
कितना मिला? 11। और इस साल का 1000 रुपया बाकी है। तो जिस साल का हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर उस साल का पैसा बाकी है तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो सर मेरा इनकम तो 12 होना चाहिए था, तो 11 लिखे हैं, तो क्या करें? प्लस की माइनस? सर प्लस, क्योंकि वो इनकम अगर इस साल का है तो आपको इस साल लिखना चाहिए था, तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? और कुछ नहीं बताया है क्वेश्चन सर। तो ये क्या है? दिस इज सब्सक्रिप्शन इनकम, कि सर ये आपके सब्सक्रिप्शन का इनकम है जो इस साल दिखाया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपको मिला 11। ये कोई मैटर नहीं करता मिला क्या है, जो आपका होना चाहिए था वही है, क्योंकि बेनिफिट तो इसी साल ले लिया गया। जो आपका मेंबर है वो इस साल पूरा 12 महीना आपके क्लब को इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो पैसा बाद में देगा, लेकिन क्योंकि बेनिफिट वो इस बार ले चुका है तो वो इनकम भी इसी साल का है। ठीक बात। सर एक बात तो क्लियर हो गया कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ता है, और क्यों करना पड़ता है उसका जवाब भी आपको हम लोग दे दिए कि हां सर क्योंकि वो इसी साल का इनकम है। जो रिसीव्ड होता है वो इनकम थोड़ी है, जो नहीं मिला है वो है तो इसी साल का, तो प्लस करना पड़ेगा। सर अगला आप लिखे हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। हम बोले इसके लिए हमको 1 साल और लेना होगा। अब अगला साल चलते हैं, फिर से वैसे ही कि सर 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 बुक्स बंद होगा, फिर से वही 12 मंथ, वही एक मेंबर है। अब मेरा क्लब ही ऐसा है, एक ही मेंबर है, हम ज्यादा अपना क्लब का प्रचार उचार नहीं करते हैं, तो एक ही मेंबर है, लेकिन वो मेरे क्लब से खुश है, वो बोलता है आप अच्छे हैं। इस साल हमको सब्सक्रिप्शन मिला 13,000। कितना मिला? 13, जबकि सब्सक्रिप्शन कितना है? वही 1000 रुपया पर मंथ। हम बढ़ाएं थोड़ी है। सब्सक्रिप्शन कितना है? 1000 रुपया पर मंथ। कि सर तो पैसा मिला है 13,000, हम आपसे पूछ रहे बताओ मेरा इनकम कितना, सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना? गिव ए थॉट। सर अगर 2022 से 23 का बात करें तो 1000 रुपया करके एक साल में 12,000 ये आपका इनकम है, लेकिन हम बोल रहे नहीं नहीं हमको 13,000 मिला है, तो क्या मेरा इनकम 13,000 है? हम बोले नहीं सर 13 तो नहीं है, तो लिखेंगे कैसे? हम बोले सर सब्सक्रिप्शन रिसीट पहले लिखो फिर बात करेंगे। 13,000। सर आपको जो 13,000 मिला हो सकता है आने वाले साल का आपको 1,000 एडवांस मिल गया हो। हम बोले ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा पास्ट की तरफ देखो, हो सकता है कि पास्ट का पैसा हमको अब मिल रहा हो। तो हम बोले सर सही बोले आप, पिछले बार 11,000 मिला था, 1,000 रुपया बाकी था, वही लगता है इस साल मिला। हमें लगता नहीं है, वही मिला है कि जो क्योंकि एक ही मेंबर तो है, तो बिना वो पीछे का पैसा दिए आगे का पैसा कैसे दे देगा? क्या कभी आपके स्कूल में ऐसा हुआ है कि आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का फीस बाकी है और आप 1 महीने का फीस लेके गए हैं जमा करने के लिए? तो आपको क्या लगता है जब आप फीस काउंटर में फीस दीजिएगा तो वो कौन से मंथ का फीस जमा लेगा? जनवरी का, फरवरी का या मार्च का? सर ऑफ कोर्स वो जनवरी लेगा। तो जब ये मेंबर यहां पे आके अपना मेंबरशिप देता होगा तो क्या हम बिना पीछे साल का फीस लिए इस साल का फीस जमा लेंगे? नहीं। जब वो पिछले साल में 1 महीने का पैसा नहीं दिया था, तो जब वो अगले साल आया होगा और बोला होगा सर लीजिए आपका मेंबरशिप फीस 1,000, तो हम लोग क्या बोलेंगे? भैया ये तो पिछले साल वाला है, इस साल का तो शुरू भी नहीं किए हो तुम अभी तक। तो जाहिर सा बात है जो मेंबर है उसको इस साल
जो 12 महीना है उसका पैसा वो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ पिछले वाले का भी देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अब तो 13,000 मिल तो गया, लेकिन बताओ जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला है क्या वो मेरा इस साल का इनकम है? नहीं, वो तो सर पिछले साल का पैसा इस साल मिला। और हम लोग सीखे हैं कि जो इनकम होता है वो इस साल का होता है। अगर पिछले साल या आने वाले साल का आपको पैसा मिल जाए तो उन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो जब हम बोलेंगे कि भाई पिछले साल वाला पैसा अभी मिला है, तो वो तो पिछले साल का इनकम में दिखाए होंगे। हम बोले हां, पिछले साल के इनकम में दिखाए थे, तो सर इस साल वो हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछले साल को आप इस साल इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, आपको हटाना पड़ेगा। तो 13,000 में वो ऑटोमेटिक इंक्लूड है। तो जो पिछले साल क्लोजिंग था इस साल वो ओपनिंग बन गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो हम बोले सर जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल वाला पैसा जो आपको इस साल मिल रहा है उसको हटाइए। तो हटाएंगे तो माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन इनकम फिर से वही आया। क्या हम लोग ओपनिंग को माइनस करते हैं? जी हां। हम आपको ये फॉर्मेट दे के भी छोड़ सकते थे कि बाबू ऐसे रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप ही में से कोई आगे चल के किसी बड़े कोर्स में नाम लिखा लेगा सीए सीएमए में, और फिर बाद में बोलेगा सर आप ये सब बात सिखाते नहीं है, तो वहां तकलीफ होता है। तो हम बोले चलो अभी टाइम देके सीख लो, भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। तो सर ये दो बात सीख गए कि जब हम लोग इनकम को रिसीव करते हैं वो कभी भी इनकम नहीं होता है फॉर द ईयर, उसमें कुछ चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं तब जाके इनकम फॉर द ईयर आता है। बात ठीक, क्योंकि इनकम अक्रूवल बेसिस पे निकलता है। सर अब बाकी रह गया दो बात, एक एडवांस और ओपनिंग एडवांस, एक क्लोजिंग एडवांस। हम बोले हाँ, हम दोनों बात सिखाएंगे, पहले आप इतना बात कॉपी कीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सर ये वाला प्लस माइनस आप समझा दीजिए। हम बोले आओ। 1 अप्रैल 2021 बुक्स बंद कब होता है? 31 मार्च 2022 को। मेरे पास वही एक मेंबर है, सर 12 महीना 12। अब सब्सक्रिप्शन कितना है? वही 1000 पर मंथ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा बैचमेट है जो पूरे साल भर का फीस शुरू में ही जमा कर देता है, उसके पास पैसा है, उससे आप पूछते हो कि भाई एक साल का फीस क्यों जमा कर देता है? बोला भाई अमीर है, मेरे पास पैसा है, हमको इस तरह महीना 2 महीना देने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो सारा पैसा दे सकता है। ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल रहे हैं सर हम किसी क्लब, मेरा वो एक क्लब है, उसमें एक मेंबर है, वो हमसे आया, मेंबरशिप लिया 1000 रुपया महीना। वो क्या किया, वो हमको 15,000 रुपया दे दिया एक ही बार में कि सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,000। कितना दे दिया? 15,000। और हम आपसे पूछ रहे बताओ मेरा इनकम कितना इस साल, कि सर इस साल में कितना इनकम। तो आप क्या बोलिएगा? 15,000? नहीं, वो तो रिसीव हुआ है। इनकम तो वो होता है जो इस साल अक्रू हुआ हो, इस साल जो जनरेट होना चाहिए। तो बोले सर 1000 रुपया करके एक ही आदमी है, तो 1000 इंटू 12, सर 12,000 रुपया। तो क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का है तो मेरा इनकम कितना होगा? 12,000 रुपए। मिला कितना? 15,000। क्या 3,000 वो एडवांस दे दिया है आने वाले समय के लिए? हम बोले हां। इस 15 में 3,000 तो सर यहां का है,
तो ये क्या है? हम बोल रहे हैं सर ये 3000 क्लोजिंग एडवांस है। इस साल जब हम खड़े हैं तो मेरे लिए क्या दिख रहा है? ओ, भविष्य का पैसा मिल गया। तो ये क्या है? एडवांस। कौन सा एडवांस? जब भविष्य का पैसा मिलता है तो हम बोलते हैं सर ये क्लोजिंग एडवांस है, ये आपका इनकम नहीं है। तो सर ये क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है। और हम लोग जब इनकम निकालते हैं तो इनकम तो सर इस साल का, जिस साल के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उस साल का रिकॉर्ड करना है। भविष्य वाला इनकम अगर अभी मिल जाए तो सर भविष्य वाला इनकम को हटा दीजिएगा। बोलिएगा भाई भविष्य, तुमको भविष्य में देखेंगे, तुम अभी के लिए तो नहीं हो, तुमको हटा देंगे। तो सर आपको हटाना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। तो क्या होगा? हम बोले सर सबसे पहले क्या लिखिएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। 15,000। सर इस 3 को हटाइए। क्यों हटा रहे हो? क्योंकि ये नहीं मिला? नहीं, मिल गया है, लेकिन भविष्य का, इस समय का ये पैसा ही नहीं है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। हटा दीजिए। माइनस क्या लिखे? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना? 3000। तो व्हाट इज दी सब्सक्रिप्शन इनकम? 12,000। तो सर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस माइनस होता है क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। आई होप ये भी क्लियर। अब बच गया ओपनिंग एडवांस। हम बोले सर ओपनिंग एडवांस का मतलब जब ये क्वेश्चन अगले साल जाएगा तो यही क्लोजिंग अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग। हम बोले अच्छा, बुक्स कब बंद होगा? 31 मार्च 2023 में। सर सब कुछ सेम। बारह मंथ। और मजा का बात, इस बार सब्सक्रिप्शन मिला 9,000। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना मिला? 9,000। इस बार वो मेंबर हमको 9,000 रुपया दिया। सवाल, मेरा इनकम कितना? क्योंकि मिला तो हमको 9,000 है। सर इनकम तो आपका इस बार भी कितना होगा? 12,000। लेकिन कैसे निकालोगे? हम बोले सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 9,000। तो हम आपसे पूछ रहे भाई 9,000 क्यों दिया मेंबर? क्या उसके पास पैसा नहीं है? तो हम समझाएं कि नहीं भाई, वो 9,000 इसलिए दिया क्योंकि पिछले साल वो 3,000 रुपया इस साल का दे चुका था, इसीलिए वो 9,000 दिया। तो हम बोलेंगे सर पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और जो पिछले साल जब हम थे यहां पे खड़े तो हम बोल रहे थे 3,000 तुम मेरा साल का नहीं है, यहां से हटा दो। तो हटा दिए थे। हम बोले थे तुमको हम अगले साल इनकम पक्का दिखलाएंगे। अब 2023 आ गया है तो वो 3,000 आपकी तरफ देख रहा है कि भाई अब तो हमें इनकम है, अब तो वो साल आ गया है। हम बोले हां। तो सर ओपनिंग एडवांस आपको ऐड करना चाहिए क्योंकि ये पैसा इसी साल का तो है जो आपको पिछले ही साल मिल चुका था। तो हम बोले सर 9,000 रिसीव हुआ है, प्लस कर दीजिए ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का इनकम 12,000। आई होप कि अब आपको यह बात भी क्लियर है। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और बात करेंगे छोटा सा। आइए, क्या आपको एक बात का आइडिया है कि अकाउंट्स का पेपर मैथ से बहुत मिलता जुलता है? सर मिलता जुलता है। हम बोले हां, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कभी कभी थोड़ा बहुत एलजेब्रा का बात, मतलब इतना तो मैथमेटिक्स से मिलता ही है। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज है जो मैथ से मिलता है। हम बता रहे हैं क्या। एक बात सोचिए
कि हम लोग ये निकाले तो ये हम लोग का इनकम निकला कि सर इनकम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम आप लिखे, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम अभी हम नहीं स्टार्ट किए, हम तो अभी बस कैलकुलेशन ऑफ इनकम कि सर इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बोले ऐसे किया जाता है विथ रीजन कि हाँ भाई ऐसे से होता है। अगर हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग को एक फॉर्मेट और एक सिंप्लिसिटी की तरह कि हाँ सर एक स्टेटमेंट तरीका दिखाते हैं। मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैथ में होता तो मैथ में याद है आप जब क्लास 9 10th में थे तो वहां पे कुछ इस तरह से दिया रहता था कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2000। हम बोल रहे हैं इसी मैथमेटिक्स को अकाउंट्स इस तरह सजाया है कि सर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू तो आंसर आएगा 2000। कि सर मैथमेटिकली कोई बात करता, कोई मैथ का स्टूडेंट होता तो वो इस तरह लिखता, वो इस तरह नहीं लिखता। अकाउंट्स उसको फॉर्मेट में ले आया जिस कारण से वो आपको ऐसा दिखने लगे कि भाई ये मैथ थोड़ी है, ये तो अकाउंट्स चल रहा है, लेकिन है ये मैथमेटिक्स का ही। अब एक बात सोचो, हम आपसे बोले कि बताओ तो 2000 प्लस 5000 प्लस x इज इक्वल टू 10,000, तो क्या आप x का वैल्यू बता पाते थे? हम बोले हाँ सर बहुत सिंपल है, x का वैल्यू इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो सर 2000 प्लस 5000, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 10,000 माइनस 2000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एक्स, तो 3000 निकल जाता था। तो हम आपको यह बोलना चाहते हैं कि सर जैसे मैथ में आप लिखते थे तो मैथ में सॉल्व करके आप एक्स निकालते थे, यहां पे भी आप इनकम निकाले, इनकम क्या है एक्स, ये नहीं मालूम, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इनकम दे दे और वो बोले आपको बताओ इनकम रिसीव्ड कितना, वो आपसे ये निकालने बोल दे, तो क्या करेंगे? तो हम बोले सर क्या करेंगे, क्या अगर इनकम बता दे और ये नहीं बताए तो ये सारा आइटम उठाएंगे और इधर लिख देंगे। जब आप इधर लिखिएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। मैथ का तो नियम है कि अगर आप इक्वल टू के उधर जाइएगा तो जो भी आपका साइन था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसी से एक थॉट आया कि सर कैलकुलेशन ऑफ इनकम निकालने के जगह क्या क्वेश्चन हमसे यह बोल सकता है कि फाइंड आउट द इनकम रिसीव्ड? हम बोले हां, एकदम बोल सकता है। और अगर हमको इनकम कैलकुलेट करने आता है तो फिर हम ये कैसे बोलेंगे कि हमको ये नहीं आता है? अगर मान लो हमको इसी का निकालना हो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिसीव्ड, वो आपसे इनकम नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा बताओ कितना इनकम मिला, तो हम बोले सर वो आपको ये निकालने बोल रहा है, तो बहुत सिंपल है, वो आपको इनकम फॉर द ईयर दे देगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इनकम फॉर द ईयर, ये लिख दी, ये बताएगा फिर आपको। अगर वो आपसे ये पूछेगा तो ये बता देगा, क्योंकि सर एलजेब्रा बोलता है कि अगर आपका 3 4 5 कोई भी फिगर हो तो एक ही फिगर माइनस होगा, एक ही फिगर मिसिंग होगा, बाकी सारा फिगर तो वो बताएगा ही। तो हम बोले सर इस बार वो ये बता दिया और ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर ये जो आप देखते हैं ये क्या है? बोले सर इक्वल टू है, तो इन सबको इधर ले आइए, तो ये निकल जाएगा। तो जब आप इन सबको इधर लाओगे तो जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस, जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस, जो प्लस है माइनस, माइनस है वो प्लस। तो सर जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम निकालने के समय प्लस करते थे, इनकम रिसीव निकालने के समय क्या करेंगे, माइनस। इसमें कोई डाउट थोड़ी होना चाहिए। तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम माइनस होता था सर प्लस होगा, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। जो ओपनिंग एडवांस प्लस होता था वो क्या करेंगे, माइनस।
और ये तो मैथ्स है सर, ये कोई हम आपको क्या इसमें बोलेंगे कि हम इसमें क्या सिखा रहे हैं आपको। ये तो बस इनकम निकालने आता है तो कोई भी गायब हो सकता है, ये गायब हो सकता है, ये कुछ भी गायब कर सकता है क्वेश्चन, और वो आपको बोलेगा निकाल के दिखाओ, तो बस सर पलट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो सर ओपनिंग एडवांस इनकम, और जो क्लोजिंग एडवांस माइनस होता था सर वो प्लस हो जाएगा। और क्या निकलेगा ये सर, इनकम रिसीव्ड, जो निकालने बोला गया था, निकल जाएगा। सपोज करो हमको ये वाला चीज आता है, क्वेश्चन में ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और वो आपसे पूछ रहा है बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, तो वो आपसे ये पूछ रहा है एक्स, बाकी सब बता दिया। तो आप कैसे करोगे, आप क्या बोलोगे कि सर इनकम फॉर द ईयर पता है, ये पूछा है, तो सबको उस साइड ले जाइए। तो इनकम रिसीव प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस में, इस साइड जाएगा प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस, क्लोजिंग एडवांस माइनस में, इस साइड जाएगा प्लस। क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। आप बात समझ रहे हैं मेरा कि सर अगर हमको एक बार ये बात आ जाए तो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इनकम अगर हमको आता है तो फिर वो इनकम रिसीव्ड भी बोलेगा तो हम निकाल के दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का बोलेगा तब भी निकाल के दिखा देंगे, ओपनिंग बोलेगा तो ओपनिंग भी निकाल के दिखला देंगे। मतलब फिर हम तैयार हैं कि आपको जो पूछना है हम पूछ दो, हम बता देंगे। बात समझते हैं। अब दूसरा आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, वो डिक्टो ऐसे ही होता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, बस यहां जहां इनकम वर्ड लिखे हैं वहां हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंस। सर एक्सपेंस का कैलकुलेशन भी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे इनकम का आप कैलकुलेशन किए कि इस साल का इनकम रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस भी कैसे रिकॉर्ड होगा, इसी साल का। हो सकता है हम फ्यूचर का खर्चा अभी कर दिए, तो फ्यूचर का खर्चा फ्यूचर में, हमको तो सिर्फ इस साल से मतलब है। तो अगर इनकम का कैलकुलेशन ऐसे होगा तो एक्सपेंस भी डिक्टो ऐसा ही होगा। तो सर बगल में लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। हम बोले हाँ, इसको मिटा देते, ये हो गया होगा कि सर ये तो बच्चा वाला चीज आप सिखाए मैथ्स का। तो सर इस बार आप क्या बना रहे हैं, हम बोले दोस्त ये है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। हम चाहते तो यही जोड़ देते स्लैश लगा के, लेकिन बोले चलो ठीक है आप अलग अलग लिख लो, क्या दिक्कत है, एक भी आप सीख गए तो आपको दूसरा आना ही है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये रिसीव थोड़ी है, ये तो खर्चा निकाल रहे हैं, कितना खर्चा है, चाहे वो खर्चा आप पेमेंट किए हो चाहे ना किए हो, है वो खर्चा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस पेड, कितना पेमेंट किए। इनकम रिसीव्ड होता है, एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है। उसमें क्या जोड़ेंगे सर, ऐसे ही सेम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्योंकि हम इनकम समझा दिए हैं तो उसी लॉजिक पे ये भी है। क्या माइनस कर देंगे सर, ओपनिंग एडवांस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर पता कैसे चलेगा ओपनिंग कौन क्लोजिंग कौन, डेट पढ़ के। 2 साल का डेट दिया रहेगा, जैसे 1 जनवरी 21 और 31 मार्च 22। तो सर 1 अप्रैल 21 जो है ये ओपनिंग है, 31 मार्च जो बाद में आया है वो क्लोजिंग है। सर फिर प्लस करेंगे ओपनिंग एडवांस, माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। कोई भी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। तो ये क्या निकला, हम बोले सर एक्सपेंस फॉर द ईयर, साल का खर्चा। तो ये निकल गया सर, ये तो डिक्टो ऐसा ही, हम तो बोले ही थे डिक्टो, कैलकुलेशन डिक्टो है, ट्रीटमेंट डिफरेंट है कि सर ट्रीटमेंट अकाउंट्स में ट्रीट कैसे होता है वो डिफरेंट, क्योंकि ये इनकम है वो एक्सपेंस है, तो ऑफकोर्स दोनों का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो डिफरेंस होगा, लेकिन कैलकुलेशन वाइज पैसा निकालने के लिए कैलकुलेशन सेम। इस बात को लिखेंगे अब आप। चलिए आगे तरफ बढ़े, अब सी नंबर।
सर क्या इसमें भी सेम वही, अगर मान लो कभी क्वेश्चन एक्सपेंस फॉर द ईयर बता दे और वो आपसे बोले एक्सपेंस पेड निकालो, तो क्या निकाल सकते हैं सर? अब तो निकाल ही सकते हैं। सारा चीज को इधर ले आएंगे सर तो एक्सपेंस पेड निकल जाएगा। और जब आप इस साइड लाओगे तो ऑफ कोर्स ये अपना साइड बदलेगा तो अपना साइन भी बदलेगा और क्या निकल जाएगा? एक्सपेंस पेड निकल जाएगा, कोई भी एक्सपेंस का। आइए अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकम और एक्सपेंस अभी लिखना नहीं है, हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इनकम अगर आपको एडवांस में मिले, आइए बात कर रहे थे कि सर एक्सपेंस और इनकम, अगर इनकम कभी एडवांस में मिल जाए, क्या ऐसा होता है? बहुत बार होता है सर, मेरे लाइन में बहुत ज्यादा होता है। हम लोग एडवांस में ही फीस ले लेते हैं। और इनकम कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। सेम बात एक्सपेंस के साथ भी है सर। एडवांस में आप एक्सपेंस कर सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है। इनकम और एक्सपेंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो उनका एडवांस और उनका आउटस्टैंडिंग भी दो डिफरेंट चीजें बताती है। इनको ध्यान से समझिएगा। इनकम, जो हम लोगों का इनकम होता है, अगर इनकम एडवांस में हो जाए तो वो लायबिलिटी होता है। सर क्यों? क्योंकि दोस्त वो इस साल का है ही नहीं। हम किसी बच्चे से 2 साल का फीस ले लिए, वो अपना 11th का भी फीस दे दिया है और अभी वो 11th में ही है, और वो अपना 12th का भी फीस दे दिया है। 12th में तो अभी जाएगा, अभी गया भी नहीं है, लेकिन उसको ट्रस्ट है, वो पे कर दिया। और वो इसलिए भी पे कर दिया क्योंकि सर अगले साल फिर से फीस बढ़ जाएगा, फीस आप रिवाइज कर देते हैं, तो वो फीस दे दिया। तो जो हमको फीस मिला है, क्या वो सारा का सारा इस साल का है? ना, अगले साल का फीस भी मिल गया है सर। तो मान लो अगर मेरा अकाउंट्स का फीस 8,000 रुपीज है, तो सर 11th का 8,000, 12th का 8,000, वो कितना पे कर दिया हमको? 16,000। उसके पास पैसा था, वो पे कर दिया। वो बोला सर अगले साल फीस अगर रिवाइज होके 9,000 हो गया तो हम तो 8 में ही पढ़ लेंगे। हम बोले ऑफ कोर्स, वो पे कर दिया। तो हम बोलेंगे सर आप अकाउंटेंट हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा इस साल का इनकम कितना, तो आप क्या बोलोगे? 8,000। कि सर इस साल का इनकम तो 8 है, लेकिन रिसीव तो हम 16 किए। तो हम बोलेंगे सर क्लोजिंग एडवांस है 8,000 का, आने वाले साल का पैसा, आने वाले साल का पैसा जो आपको इसी साल मिल गया है वो आपका इनकम नहीं है, उसको हटा दीजिए। तो 16,000 रिसीव किए, माइनस कर दिए एडवांस फी रिसीव फॉर द नेक्स्ट ईयर 8,000। मैं सर के इनकम कितना निकाले? 8,000। तो सर जो इनकम है वो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा कि सर ये इनकम है, तो इनकम तो पीएल के अंदर। लेकिन जो एडवांस इनकम है, जो एडवांस में हमको फी मिल गया है, उसका क्या ट्रीटमेंट? हम बोले सर वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी है सर, इनकम लायबिलिटी कैसे बन जाएगा? हम बोले दोस्त अगर हम किसी से पैसा ले लिए हैं तो अब हम उसके लिए एक तरह का एसेट्स है और वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अब हमको करना पड़ेगा उसके लिए मेहनत, हमको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना होगा, क्योंकि पैसा लिए हैं तो काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि पैसा ले लेंगे और काम नहीं करेंगे। तो हम बोले सर जब आपको इनकम एडवांस में हो जाए, मिल जाता है, तो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि आपको अब परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा अपना प्रॉमिस। तो हम क्या प्रॉमिस किए डिलीवर करने का? 12th का लेक्चर, कि भाई हम तुमको 12th क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बात? तो इससे आपके मन में क्या गया कि सर अगर कभी इनकम एडवांस में हो, कि सर एडवांस में अगर इनकम हो जाए तो ये क्या बन जाता है? सर ये बन जाता है आपका लायबिलिटी, सिंपली। और आप समझ भी रहे हो कि हां सर ये बन जाता है लायबिलिटी। क्या कभी कभी इनकम का आउटस्टैंडिंग भी होता है? हम बोले हां। बहुत पहले हम अपना एग्जांपल देंगे आपको।
बहुत पहले जब हम कोर्स फीस ना लेकर के मंथली फीस लेते थे, तो उसमें होता क्या था कि बच्चा बोलता था कि सर इस महीने का फीस हम आपको अगले महीने दे देंगे, पापा को ये नहीं मिला है या ये हो गया है या वो, कोई भी कारण हो सकता है उसका। तो हम बोले थे उसमें क्या होता था कि हम पढ़ा चुके हैं और हमको मेरा फीस ही नहीं मिला है, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम तो है क्योंकि पढ़ा चुके हैं, बेनिफिट तो हो चुका उसको, तो सर वो पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, है तो वो इसी साल का इनकम। तो क्योंकि वो पैसा अभी नहीं मिला है तो फ्यूचर में तो मिलेगा, तो सर वो आउटस्टैंडिंग जो इनकम है, जो आपका आउटस्टैंडिंग फीस है, वो क्या है? हम बोले एसेट्स। क्योंकि फ्यूचर में हमको पैसा रिसिप्ट होगा तो वो मेरे लिए इस साल क्या बन जाएगा? एसेट्स। हम अपने बुक्स में उसको आउटस्टैंडिंग फीस के नाम से एसेट साइड में दिखा देंगे, और एडवांस में जो फीस मिलता है उसको हम कहां दिखा देते हैं? अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कि भैया लायबिलिटी है, परफॉर्मेंस करना होगा, ड्यूटी परफॉर्म करना होगा। और जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो मेरे बैलेंस शीट में कहां आ जाएगा इस साल? कि सर वो आपका एसेट्स बन जाएगा। फिर अगले साल जैसे ही हम उस ड्यूटी को परफॉर्म कर देंगे तो सर मेरा लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, वो मेरे इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे मेरा आउटस्टैंडिंग फीस हमको अगले साल मिल जाएगा वो मेरा एसेट्स भी खत्म हो जाएगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझते हैं? तो सर आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग हो वो क्या बन जाता है? एसेट्स। और फिर अगले साल जैसे ही हमको उस बच्चे से फीस मिलता है, हम एसेट्स वहां से हट जाता है और मेरे लिए वो इनकम बन जाता है। एडवांस इनकम क्या बनता है? लायबिलिटी। कोई भी इनकम जो एडवांस में मिलेगा वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। सर उस लायबिलिटी का क्या होगा? अगले साल हम पूरा कोर्स पढ़ा देंगे, जैसे ही हम पढ़ा देंगे तो सर ये लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा वापस किस में? इनकम में, क्योंकि वो साल आ चुका होगा जिस साल का वो इनकम था। ठीक बात। सिमिलरली फॉर एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस एडवांस होता है? हम बोले होता ही है, कई बार आप भी करते हैं। आप फीस भर देते हैं, हम रेंट भर देते हैं अपने मकान मालिक को, मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसको हम एडवांस में रेंट देते हैं हर बार। तो सर अगर एक्सपेंस, खर्चा एडवांस में कीजिएगा तो आपके लिए एसेट्स है। सर कैसे? हम बोले यही बताते हैं। हम अपने मकान मालिक को, मार्च का महीना चल रहा है, हम अप्रैल का रेंट भर दिए, अभी तो मार्च ही चल रहा है, अप्रैल तो अगले महीने में आएगा, हम उसका भी रेंट अभी ही दे दिए हैं। तो हम बोल रहे हैं सर जो एडवांस में आप पैसा दे दिए हैं, अब आपको मकान मालिक अप्रैल के महीने में रोक नहीं सकता है अपना जगह इस्तेमाल करने से, क्योंकि आप उसका किराया समय से पहले दे दिए। तो मेरे पास एक बेनिफिट क्रिएट हो गया, क्या? राइट टू यूज। तो अगर हम कोई खर्चा एडवांस में करते हैं तो हमको उसको क्या मिल जाता है? एडवांटेज मिल जाता है यूज करने का, कि सर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोले सर अगर खर्चा एडवांस में हो जाए तो ये क्या है? इसी को आप बोलते हैं प्रीपेड। याद आ रहा है? हां सर, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट। तो ये क्या बन जाता था? एसेट्स। कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस में या प्रीपेड जिसको बोलते हो वो कर देंगे तो वो आपके लिए एसेट्स है। कब तक का एसेट्स है? जैसे वो समय आ जाए आप इस्तेमाल कर लो, एसेट्स खत्म हो जाएगा, फिर वो वापस से एक्सपेंस बन जाएगा। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या इसी को आप बोलते हैं कि सर एक्सपेंसेस ड्यू, ये क्या बन जाता है? लायबिलिटी। अगर मान लो हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दिए इस महीना, तो सर इस महीना अगर आप सैलरी नहीं दिए हैं तो खर्चा तो है आपका, दो मत दो लेकिन खर्चा तो है। हम बोले हां। तो क्योंकि हम सैलरी दिए नहीं है तो अब हमको देना पड़ेगा, और लायबिलिटी का डिफिनेशन ही है कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे। अगर आपके पास कुछ पे करने का ऑब्लिगेशन है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो हम बोले सर जो खर्चा है अगर वो बाकी रह गया, उसका हम पेमेंट नहीं किए, तो वो क्या बन जाएगा? हम लोगों के लिए लायबिलिटी बन जाएगा। बात ठीक? सर आप ये जो इतना कहानीबाजी किए हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम बोले आइए आपको मिलाते हैं उस चीज से। आप यहां देख रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं,
अब इसी जगह हम आपका अकाउंटिंग को रिवील कर लेंगे कि हां सर अब बात कीजिए अकाउंटिंग के ऊपर। इनकम का अकाउंटिंग, एक्सपेंस का अकाउंटिंग। जो इनकम रिसीव्ड है वो सर कहीं नहीं जाएगा, वो आपका पैसा आया है वो कैश बुक के अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हम सिखाए हैं कि सर अगर इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो क्या बनता है, एसेट्स, और इनकम एडवांस में हो तो क्या बनता है, लायबिलिटी। क्या लिखे हैं आप, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, एसेट्स है, तो सर आप यहां लिख सकते हैं एसेट्स। ए का मतलब एसेट्स। सर एक बात बताइए, यहां क्लोजिंग, ओपनिंग, तो हम बोले आप पहले यह समझो कि आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स होता है, तो सर ये भी एसेट्स होगा। हम बोले बिल्कुल। और एडवांस इनकम, सर ये लायबिलिटी होता है, सर ये भी लायबिलिटी होगा। बोले बिल्कुल। अब बात करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का। एक्चुअल में हम लोगों को इस चैप्टर में दो दो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अभी इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, दो क्यों बनाना पड़ता है। दो बनाना पड़ता है मतलब दो बनाना पड़ता है, जब उसका बारी आएगा हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे क्यों बनाना पड़ता है। हम लोगों को दो ठो बैलेंस शीट बनाते हैं, एक बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि सर ओपनिंग क्लोजिंग का पहचान डेट से होता है, जो पहले का डेट होगा वो ओपनिंग होगा, जो बाद का डेट होगा क्लोजिंग होगा। तो अगर हम दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो मेरे पास दो एसेट्स और दो लायबिलिटी भी होगा, एक ओपनिंग एसेट्स एक क्लोजिंग एसेट्स, एक ओपनिंग लायबिलिटी एक क्लोजिंग लायबिलिटी। तो सर ये जो क्लोजिंग वर्ड आप देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम पढ़े, हम बोले सर इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स होता है। सवाल उठता है ये एसेट्स कौन से बैलेंस शीट का है, हम बोले सर देखिए क्लोजिंग, तो ये एसेट्स किस बैलेंस शीट में जाएगा, हम बोले सर क्लोजिंग के अंदर। सीएल का मतलब क्लोजिंग, ओपी लिखेंगे मतलब ओपनिंग। ये वाला बताओ सर ओपनिंग, ये वाला सर ओपनिंग, और लास्ट वाला क्लोजिंग। तो सर ये कहा जाएगा, इनकम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड, इनकम साइड भैया, इनकम है तो इनकम के साइड जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये इनकम चला जाएगा। यहां तक का बात समझते हैं आप मेरा। तो हम आपके साथ क्लासिफिकेशन करा लिए कि किसी भी इनकम का एडवांस और आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। जो इनकम एडवांस में मिलता है वो लायबिलिटी बन जाता है, और जो इनकम आउटस्टैंडिंग रह जाता है वो हम लोग का एसेट्स बन जाता है। फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर लिए कि सर मेनली इस चैप्टर में दो बैलेंस शीट बनते हैं, तो हम लोगों को दो एसेट्स और दो लायबिलिटीज भी बताया जाता है। तो जो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे थे, ओपनिंग वाला ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग वाला ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग लायबिलिटी, ये डिस्कस हो गया। और फाइनली जो इनकम निकला वो कहां चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम के साइड, क्योंकि ये इनकम है। सिमिलरली क्योंकि हम आपको ये समझा दिए हैं तो उम्मीद करते हैं आप पार्टिसिपेट कर पाइएगा। एक्सपेंस का रूल क्या है, सर एक्सपेंस अगर एडवांस में होता है तो एसेट्स बन जाता है, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी बन जाता है। हम बोले बिल्कुल। एक्सपेंस पेड, हम बोले सर ये मेनली रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी आपका कहां जाता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये क्या है समझाएंगे दोस्त, आप फिलहाल फोकस करो इसके ऊपर और किसी चीज पे नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं, ये मेरा झमेला है कि हम कैसे सिखा देंगे सारा बात आपको। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, सर एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है। बोले गुड। और ये क्लोजिंग है तो सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी लायबिलिटी है, लेकिन सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी है क्योंकि ये ओपनिंग है। एडवांस एक्सपेंस, सर ये तो एसेट्स है, किस बैलेंस शीट का, सर ओपनिंग बैलेंस शीट का। एडवांस एक्सपेंस, सर ये भी एसेट्स है।
किस बैलेंस शीट का? तो आज हम लोग बस एक बार डिस्कशन किए कि सर एक्सपेंस और इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है। हमने सर एक चीज आप छोड़ दिया, हमने क्या सर एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा, तो बहुत अच्छा बात बताया हमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस साइड जाएगा? हम बोले दोस्त खर्चा है तो खर्चा का साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। इनकम कहां जाएगा? इनकम के साइड में, क्योंकि हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर ही तो बनाएंगे, तभी तो मालूम चलेगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नुकसान कितने का, जिसका नाम सरप्लस या डेफिसिट। बात समझते हैं आप मेरा? तो आज आपके साथ बस एक बात पे चर्चा हुआ कि सर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात पे डिस्कशन हुआ, फिर आप आ गए कि ट्रीटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस कैसे किया जाता है। तो पहले हम आपको कैलकुलेशन सिखाएं और उसी कैलकुलेशन में हम आपको क्या दिखला दिए कि देखो ट्रीटमेंट भी इसी में हो जाता है। आप पहचान पाते हैं। अगर अब आपसे हम बोले कि बताओ बैलेंस शीट में कौन कहां जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि हां सर ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दीजिए, एसेट साइड में। ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम है सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दीजिए। उसके बाद जो सर एडवांस इनकम है ओपनिंग का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और जो एडवांस है क्लोजिंग इनकम, क्लोजिंग एडवांस इनकम, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी डाल दीजिए। और ये जो इनकम हुआ है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में डाल दीजिए। सिमिलरली फॉर एक्सपेंस के लिए बात कर सकते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये तो बस डिस्कशन हुआ। अगले क्लास में हम आपको इसका प्रैक्टिकल से मिलवाएंगे, और उस प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि हां सर जो आप बताए हैं उससे बन जाता है। और वहां पे हम कुछ महीन बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। देखने में तो सेम लगता है, लेकिन इन दोनों का इंप्लीकेशन अलग अलग होता है। बात ठीक? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई बातों के साथ। तब तक बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक वीडियो को लाइक दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।